कैसे आरएसएस के आर्काइव्स जो है वो खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं चीख के कि वो आज़ादी के संघर्ष में साथ नहीं थे। रोहित वेमुला सुसाइड करते हैं, पायल तड़वी सुसाइड करते हैं, दर्शन सोलंकी सुसाइड करते हैं। एक जो मांग है आज, इसकी दो मांगे हैं, ट्रांसजेंडर्स बिल को हटाया जाए और यूजीसी रेगुलेशन लागू हो। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के भी दो स्पेक्ट्रम है यहाँ। एक जो एबीपी एनएसवाई का है, धन बल बाहुबल मनी मसल गाड़ियाँ, और दूसरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो अम्बेडकराइट कर रहे हैं, जो कि लेफ्ट पॉलिटिक्स कर रही है वो। जैसे कि हमें पता है आज यहाँ अम्बेडकर और ज्योतिबा बाई फूले साहब की जयंती को कंबाइन करके मनाया जा रहा है। मेरा पहला सवाल बस ये है कि इनकी क्या ऐसी आइडियोलॉजी है जो सबको अपने जीवन में अपनानी चाहिए। मेरे विचार से जिस सिचुएशन में आज भारत है, मुझे लगता है अम्बेडकर और फूले का रास्ता वही एक रास्ता बचा है हमारे पास। क्योंकि अगर हम अभी देखें कि चारों तरफ क्या चल रहा है, मानेसर में हम देखते हैं कि हज़ारों मजदूर जो हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उड़ीसा में देख रहे हैं कि वेदांता के खिलाफ कैसे वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब जो जुल्म है बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यूनिवर्सिटी की और सरकार की तरफ से, वो बिल्कुल जारी है। उसमें अगर एक मंत्र जो काम आ सकता है वो है एजुकेट एजुटेट ऑर्गेनाइज। इस फार्मूले के ही बेसिस पे आज जो है इन फांसीवादी ताकतों से, इस सरकार से और इस एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ा जा सकता है। मेरा ये विचार है। आपने कहा कि सिर्फ इन्हीं की आइडियोलॉजी काम आ सकती है, एजुकेट एजुकेट एजुकेट। तो जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो गांधी जी की एक आइडियोलॉजी अलग थी, सुभाष चंद्र बोस की एक आइडियोलॉजी अलग थी, और हमारे रिवोल्यूशनरीज भगत सिंह, राजगुरु, इन सब की एक आइडियोलॉजी अलग थी। पर सबका एक कंबाइंड मोटिव था देश की आज़ादी। सबने अपने अपने लेवल पे लोगों के लिए, समाज के लिए, आज़ादी के लिए काम करा। क्या एक आइडियोलॉजी पे देश चल पाएगा? जी वही बात है। मतलब आज अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ जो इस प्रोग्राम को करने का मोटिव था वो था ब्रॉडेस्ट पॉसिबल मोबिलाइजेशन, कि आप जिस भी आइडियोलॉजी से आ रहे हो, आप जिस भी विचारधारा से आ रहे हो, एक साथ आकर जो है इस फांसीवादी ताकतों का मुकाबला करो। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए तमाम विचारधाराएं लगी थी, चाहे वो भगत सिंह की हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हो, चाहे वो महात्मा गांधी की हो। लेकिन उसमें बस एक ही तबका ऐसा था जो अंग्रेजों के साथ मिलकर बैठा हुआ था, वो था आरएसएस भाजपा का तबका, जो आज देख रहे हैं कि कैसे इस देश को डोमिनेट कर रहा है। उसको अगर हराना है तो ब्रॉडेस्ट पॉसिबल मोबिलाइजेशन, हर विचारधारा को साथ आना ही पड़ेगा, और आज इस कार्यक्रम का भी यही मोटिव है। मैं इस बात से थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि आपने कहा आरएसएस और कांग्रेस का तबका, भाजपा तो तब थी भी नहीं। हिंदू महासभा और आरएसएस, ये तबका आप कहना चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ था। अच्छा, आप कुछ हमें एविडेंस दे सकते हैं इस चीज़ को मतलब एविडेंस करने के लिए, सॉलिडिफाई करने के लिए कि ये चीज़ें गलत की गई उस समय इन लोगों के द्वारा? हाँ, एक किताब है, मतलब वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, गोलवलकर ने लिखी है। गोलवलकर की अगर आप किताबें पढ़िए, आप उस समय सावरकर का जो लेख आता है आप वो लेख पढ़िए, उसमें साफ साफ दिखता है कि कैसे ब्रिटिशर्स को मेन एनिमी ना मान के, उसको प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन ना मान के मुसलमानों को माना गया। जब ये देश आज़ाद हुआ था तो जो मैगजीन थी आरएसएस की, इंग्लिश की, ऑर्गेनाइजर नाम था, उसने साफ साफ कहा था कि इस तिरंगे को हम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उसमें 3 रंग है और 3 रंग हिंदू धर्म के हिसाब से अशोभनीय होता है। तो तमाम उनके खुद के एविडेंसेस हैं। शमसुल इस्लाम का इस पर बहुत ज़्यादा काम है, डॉक्टर शमसुल इस्लाम का, अगर आप उसको देखेंगे कैसे आरएसएस के आर्काइव्स जो हैं वो खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं चीख के कि वो आज़ादी के संघर्ष में साथ नहीं थे। अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो जब कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कांग्रेस शुरुआती दौर में 2 भागों में डिवाइड थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट तत्व का जो कहता था कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए ब्रिटिशर्स से, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, पर जो ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन में काम किया है, जो डेमोक्रेसी ब्रिटेन में है, जो डेवलपमेंट ब्रिटेन में किया है, वही डेवलपमेंट इंडिया में भी करें। तो इस हिसाब से तो फिर कांग्रेस के मॉडरेट्स जो तत्का था वो भी ब्रिटिशर्स के साथ था, उन्होंने भी देश के लिए कुछ नहीं करा। देखिए, पहली बात तो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, हिंदू कॉलेज में पढ़ता हूँ, और जहाँ तक बात रही एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट की डिवाइड की, अगर आप मतलब पहले आप स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के, तो हो सकता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा। मैंने क्या गलत बताया? मैं उस बात को एम्फसाइज, मैं पहले आपसे कंट्राडिक्ट करना चाहता हूँ, क्या मैंने गलत बताया? नहीं, सही बोला। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि अगर आप मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का विभाजन देखिएगा, वो कभी भी इस राय को लेकर नहीं है कि भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। वो इस राय को है कि आज़ादी के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मॉडरेट या एक्सट्रीमिस्ट, ये नाम ही पता चल रहा है। एक बड़ा जो डिवीजन यही है। आप पढ़ लीजिए, आप नेट निकाल लो, अभी भी थोड़ा पढ़ा पर सही पढ़ा मैंने।
मॉडरेट कभी नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स छोड़ के जाए। नहीं, ये बात नहीं, आप चेक कर लो। मॉडरेट्स में आप मॉडरेट्स के नेताओं के नाम बताइए। मॉडरेट्स के दादा भाई नौरोजी सबसे बड़े और सबसे मुख्य नेता रहे उनके। गांधी जी क्या थे? गांधी जी तो बहुत बाद में आए हैं। कब बाद में आए? ये मॉडरेट जब चले गए हैं, स्वराज हो गया, जब तुम्हारे गोलवलकर गोखले साहब चले गए, सब चले गए, उसके बाद गांधी जी आए हैं। 1869 में जन्म हुआ है और आए हैं 1912 में आए हैं गांधी जी साउथ अफ्रीका से। 15 चलो नहीं, बात ऐसी है क्योंकि अगर आप वो मेन डिवाइड देखिए क्या, उनका प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन ब्रिटिश के साथ ही था। वो कभी भी इस बात को नहीं मानते थे कि हमारे देश में ब्रिटिश से बड़ा कोई और दुश्मन कोई मुसलमान है। बात ये है, अगर आप देखिएगा वो किस चीज़ का एग्री कर रहे थे, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स की सरकार जो है, जैसे 1919 का एक्ट आया, 1935 का एक्ट आया, 1909 का एक्ट आया, वो उन चीज़ों को वेलकम कर रहे थे कि कैसे सरकार में जो है वो ब्रिटिशर्स की जो सरकार बनी है उसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन हो। इस बात को उठाते के साथ साथ इस बात को रख रहे थे कि सबसे बड़ी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ है, सबसे बड़ी लड़ाई आज़ादी की ही है। उनका मेन डिफरेंस वे ऑफ फाइटिंग था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का, मेरे विचार से मुझे ये पता हो सकता है। चलो हम इस बात से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एक जो रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुए। रिफॉर्म मूवमेंट में अंबेडकर जी के मूवमेंट्स आए, उसके बाद आपके दादा ये ज्योतिबा फूले के आए, सावित्रीबाई फूले ने किया। इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करा, पर क्या आज हमारा यूथ इनको उस प्रोस्पेक्टिव या जो इनको सम्मान मिलना चाहिए उस सम्मान को दे रहे हैं हम लोग? या सिर्फ हम अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए, अपनी आवाज़ बनाने के लिए सिर्फ एक जरिया बना के छोड़ रखा है इन्हें? इनकी आइडियोलॉजी को मान नहीं रहे हैं, सिर्फ हम दूसरे पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सामने की आइडियोलॉजी को दबाया जाए। देखिए, अगर आज इस देश का हाल आप देखिएगा बेसिकली कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत होती है। मैं खुद ऐसा से आता हूँ, जितने बाकी संगठन हैं कई हद तक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है। पर अगर इस बात को अगर हम देखें कि क्या अम्बेडकर के विचार थोपना आज कुछ लोगों का लक्ष्य है, क्या थोप रहे हैं हम? रोहित वेमुला सुसाइड करते हैं, पायल तड़वी सुसाइड करती है, दर्शन सोलंकी सुसाइड करते हैं। एक जो मांग है आज, इसकी दो मांगे हैं, ट्रांसजेंडर्स बिल को हटाया जाए और यूजीसी रेगुलेशन लागू हो। बेसिक एक ही चीज़ बार बार हम लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें समानता चाहिए, सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए। अगर इस बात को कोई वर्ग अपने ऊपर थोपने जैसा ले रहा है तो मुझे लगता है ये दिक्कत उस वर्ग की है। जैसे शायद दिसंबर या जनवरी में आया था यूजीसी बिल, और अभी मार्च में आया है अपना ये ट्रांसजेंडर बिल। मैंने काफ़ी प्रोटेस्ट कवर करी, जंतर मंतर पे भी कवर करी। देश के हवाओं को देखते हुए लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट इन दोनों बिल को लेकर कुछ सीरियस मोटिव में है, चेंज करने के लिए, अमेंड करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट एक बिल तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, एक प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट लॉ बन चुका होगा, शायद बन गया लॉ बन गया। और आइसा या और भी स्टूडेंट हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हुआ, जयपुर में भी हुआ, ये सब देश भर में हुआ। बट कुछ आवाज़ में कमी रह गई, देश सुन नहीं पा रहा, गवर्नमेंट नहीं सुन रही, या गवर्नमेंट सुन के भी अनदेखा कर रही है। अगर हम आज की परिस्थिति देखें कि जैसे मुझे लगता है कि जब मंडल हुआ था या उससे पहले जब इंदिरा जी के समय पे इमरजेंसी लगी थी, तो सबसे बड़ी आवाज़ जो निकली थी वो विश्वविद्यालय से निकली थी, सबसे बड़ी आवाज़, बिल्कुल। पर आज अब दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल देखिए, PLF यहाँ होता है लिटरेचर फेस्टिवल, उसके बाद अगले दिन प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद देखते हैं किस तरह से मारपीट होती है, उसके बाद पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय लॉकडाउन में चला जाता है। JNU में प्रेसिडेंट नहीं था कि आप पुलिस को कैंपस में घुसने देंगे। JNU के हमारे 14 साथी तिहाड़ गए। तो जिस तरह का क्रैकडाउन VC से लेके आपके प्रोफेसर्स तक, जिस तरह से RS की शाखा से सीधा चल के आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बिल्कुल एक रुझान आया है कि कैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स धीरे धीरे गिर रही है, कैसे आवाज़ बंद हो गई है। पर अभी भी हमारे पास सैम्पल एग्जाम्पल हैं, पंजाब से लेके APU तक, बेंगलोर में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पर मीडिया का यहाँ इस पर एक रोल आ जाता है और मुझे लगता है कि आवाज़ है और बढ़ेगी। अभी आवाज़ से मुझे एक कोट याद आया, भगत सिंह जी का कोट है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है। क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट बहरी हो गई है, सुनना नहीं चाहती है, या गवर्नमेंट के साथ स्टूडेंट्स को कुछ बड़ा करना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट सुने? बड़ा क्या ही करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट इज़ द ओनली। क्योंकि अगर आप देखिए, जब तक देखिए अगला बिल आ जाएगा, हाँ हम देख ही रहे हैं, हम देख ही रहे हैं, सिलेबस में एक बिल और बढ़ जाएगा, 3 बिल पे करोगे, फिर 4 बिल पे करोगे। वो तो हम इतने स्टूडेंट पढ़ाई करे या फिर बिल पे प्रोटेस्ट ही करता रहे? स्टूडेंट पढ़ाई क्या कर रहा है ये भी डिसाइड इस बिल से हो रहा है। क्योंकि आप देखिए तो ये ट्रांसजेंडर बिल और UGC बिल एकमात्र बिल नहीं है। हेफा पे किया हमने, VBSA पे किया हमने, UGC स्क्रैप करना। आप कौन से कॉलेज से और कौन सी ईयर में? मैं हिंदू कॉलेज हूँ। हिंदू कॉलेज से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर। अभी बिल्कुल शुरुआत ही है आपकी। अगर मान लीजिए सिलेबस में आपका एग्ज़ाम आएगा
तो आप प्रोटेस्ट तो लिख नहीं पाओगे, वहाँ सिलेबस लिखना ही पड़ेगा। और मान लीजिए पास नहीं होते और आपके जो मेहनत के पिताजी माता आपको पैसे दे रहे होंगे या अपने एंड पे आप जो कर रहे हैं, कल को फेल हो जाते हैं, तो क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट के लिए यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पर अगर शाम को एक कॉल है हफ्ते में एक बार कि हमें आना है, प्रोटेस्ट करना है, उसमें मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई किसी के हैम्पर हो रही है। और दूसरी बात, मैं एग्ज़ाम में क्या लिखूंगा वो भी ये सरकार तय कर रही है। मैं योगा, फिट इंडिया, मनुस्मृति, ये सारे हॉरोस, मेरे कॉलेज में जाइए कोर्स है हॉरोस्कोप, हाथों की रेखाएं पढ़ने बता रहे हैं, तो ये सब मैं पढ़ूंगा। उससे अच्छा मैं यहाँ जाके एक बार नारे लगा दूँ कि कुछ तो उम्मीद मिले, क्योंकि ना करने से कुछ बेहतर है कि कुछ कर। एक आखिरी सवाल, नेपाल में अभी रेवोल्यूशन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, गवर्नमेंट बदली, बालिन शाह के आते ही बालिन शाह ने का 100 दिन का प्रोग्राम और चीज़ें फटाफट शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन है टोटली, और उन्होंने कर दी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के भी दो स्पेक्ट्रम है यहाँ पे। एक जो AVP NSY का है, धन बल बाहुबल मनी मसल गाड़ियाँ, और दूसरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो अम्बेडकराइट कर रहे हैं, जो कि लेफ्ट पॉलिटिक्स कर रही है वो। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया में इस चीज़ पे विचार होना चाहिए तो इस चीज़ पे विचार होना चाहिए बेसिकली, कैसे धन बाहुबल का इन्फ्लुएंस को ख़त्म किया जाए, ना कि पूरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ख़त्म करने में, क्योंकि देश बनाने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। बालिन शाह खुद पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे। मैं एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में आई मेरे, सब बोलते हैं कि अम्बेडकरवाद है क्या? अम्बेडकरवाद लोगों को सच में नहीं पता आइडियोलॉजी होती क्या है, लेफ्टिस्ट क्या है, राइटिस्ट क्या है, अम्बेडकर की आइडियोलॉजी, अम्बेडकर खिलाफ किसके थे, सही क्या है। अब क्या है ना कि कुछ नैरेटिव सेट हो गया है कि ढपली गैंग है, ठीक है, नैरेटिव सेट कि इनका तो करना ही है ये सब, कुछ प्रोस्पेक्टिव में जोर नहीं है। क्या ये लगता है आप मीडिया के थ्रू, आज तो अपना खुद इंस्टाग्राम ये सब चल रहा है, क्या आप सही से नैरेटिव सेट कर पा रहे हैं? नैरेटिव का पॉजिटिव से मैं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को सही से बता पा रहे हैं कि अम्बेडकरवाद है क्या, हमारी सच में मांग क्या है, लड़ाई किससे है? ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है। थोड़ा बहुत जो लोग पढ़े हैं उनको थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादातर लोगों को नैरेटिव ही नहीं पता। आप बताइए क्या है इसकी? एक वजह ये हो सकती है मेरे विचार से कि जो काउंटर नैरेटिव है बहुत स्ट्रांग है वो, पहली बात तो। और देखते हैं कि किस तरह मीडिया, डिजिटल मीडिया हो गई, खासकर टीवी मीडिया हो गई, सब पे कब्जा है। और अगर आप नैरेटिव, मैं बहुत संक्षेप में बताऊं कि अम्बेडकरवाद का नैरेटिव क्या है, वो है जो ये ढांचे बने हुए हैं, जुल्मों के ढांचे, क्योंकि कोई भी जुल्म रैंडमली नहीं हो रहा। किसी भी मर्द में इतनी हिम्मत क्यों आ रही है किसी महिला पर हाथ उठा सकता है? क्योंकि एक ढांचे का पार्ट है, एक पावर स्ट्रक्चर का पार्ट है, पितृसत्ता बोलते हैं उसे। उसी तरह ब्राह्मणवाद एक ढांचे का पार्ट है। तो जितने भी ढांचे बने हुए हैं जो जुल्म करते हैं उनके खिलाफ लड़ाई, वो अम्बेडकरवाद।